Hello everyone, welcome to the physics class. So far we have discussed the Newton's laws of motion. The three laws given by the Newton we have already discussed in the previous lectures. So we are moving ahead and going to the topic law of conservation of momentum. So today's our topic is law of conservation of momentum. Topic is law of conservation of momentum. For this we should know what is momentum. कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is momentum, ये जो टर्म है, and what is the meaning of conservation also. Okay, so let us discuss what is momentum. Already we have discussed in this chapter before the unit test. The last topic we discussed, that was momentum. So what is momentum? Let us discuss it again. Momentum of a body is the product of mass and velocity of a body. Momentum of a body is the product of mass and velocity of the body. अगर किसी बॉडी, कोई भी बॉडी, अगर वो बॉडी चल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कितना मास होगा मल्टीप्लाइड बाय उसकी जो वेलोसिटी, अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करते हो, दैट बिकम्स द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. दैट बिकम्स मोमेंटम ऑफ द बॉडी. अब हम बात कर लेते हैं इसके सिंबल्स की. मोमेंटम का सिंबल P होता है, मास का सिंबल M और वेलोसिटी का V. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोमेंटम? दैट इज P इक्वल्स mv, where P stands for momentum, M stands for mass and V stands for velocity of the body. Okay, now जो वर्ड था हमारा, that is conservation. What is the meaning of conservation? कंजर्वेशन का मीनिंग होता है कि एज इट इज़ रहना. कोई भी एक इवेंट है, मतलब इवेंट से पहले, प्रोसेस होने से पहले जो वैल्यू थी टोटल वैल्यू, और प्रोसेस होने के बाद टोटल वैल्यू सेम रहना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन. एग्जाम्पल ले लेते हैं. कोई दो पर्सनस हैं ए एंड बी. ओके, ए हैज़ 10 रुपीज़ एंड बी हैज़ 0 रुपीज़ इनिशियली. सो टोटल रुपीज़ इज़ 10. ए के पास अगर 10 रुपये हैं, बी के पास रुपीज़ नहीं है, तो टोटल दोनों के पास कितने रुपीज़ हैं? 10. आफ्टर सम टाइम ए गेव 3 रुपीज़ टू बी. नाउ ए हैज़ 7 रुपीज़ एंड बी हैज़ 3 रुपीज़. देन व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी द बोथ हैव? दे बोथ हैव दी 10 रुपीज़. इट मीन्स जो मनी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होगी, लेकिन टोटल अमाउंट जो मनी है उसमें चेंज नहीं आया. टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिमेन्स सेम. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब इवेंट से पहले और इवेंट के बाद का जो भी अमाउंट था, टोटल अमाउंट, दैट रिमेन्स सेम. सो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मनी. बना यहाँ पे कंजर्व्ड रहना. ऐसी अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन का मतलब पहले समझ लीजिए कि कंजर्व्ड रहना मतलब सेम रहना. इवेंट से पहले और इवेंट के बाद का जो अमाउंट है दैट रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मनी. यहाँ पे बना. तो अब हमारा टॉपिक जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. दैट बिकम्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम को कंजर्व करना, मोमेंटम का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया. मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. तो अगर हमने मोमेंटम को चेंज करना है, अगर यहाँ पे हमने मोमेंटम को चेंज करना है, मोमेंटम दो चीज़ों से मिलके बना है. फर्स्ट इज मास एंड अदर इज वेलोसिटी. तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक टर्म चेंज हो जाए, मास चेंज हो जाए या वेलोसिटी चेंज हो जाए, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा. लेकिन हमें पता है कि मास कभी भी किसी बॉडी का चेंज नहीं होता. मास नेवर चेंजेस ऑफ अ बॉडी. तो मास तो चेंज हो ही नहीं सकता. तो अल्टीमेटली बात किस पे आ जाती है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वेलोसिटी की. तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाए, दैट बिकॉज मोमेंटम चेंज हो जाएगा. एग्जांपल ले लेते हैं. एक बॉडी है, उसका मास है 5 kg, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम कितना हुआ 50.
मास 5 है, वेलोसिटी 10, तो मोमेंटम इज 50। ओके, देन अगर मास तो चेंज होगा नहीं बॉडी का, अगर हम उसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर दें। अब बात ये आती है कि हम वेलोसिटी बॉडी की चेंज कैसे करेंगे। तो वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस बाय अप्लाइंग दी फोर्स। वेलोसिटी जो हमेशा चेंज होती है दैट इज ओनली ड्यू टू अप्लाइंग दी फोर्स। एक चेयर है, चेयर रेस्ट पे है। ओके, अगर चेयर रेस्ट पे है तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। चेयर की अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो हम उसकी वेलोसिटी कुछ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगाई, चेयर मूव कर गई तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस ओनली एंड ओनली बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स लगा के ही वेलोसिटी चेंज होती है, कोई और सोर्स नहीं है जिससे हम वेलोसिटी चेंज कर पाएँ। तो अगर हम इसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दें, वेलोसिटी जिसकी पहले 10 थी अब 20 होगी मान लीजिए, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स मास चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी 20 होगी, तो मोमेंटम बिकम्स 100। मोमेंटम बिकम्स 100 मोमेंटम बन गया। इट मीन्स वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो गया। वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और वेलोसिटी कब चेंज होती है, फोर्स लगाने से। इट मीन्स यहाँ क्लियर है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स से वेलोसिटी चेंज होगी बॉडी की, और वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स अप्लाई करके आप वेलोसिटी चेंज कर सकते हो बॉडी की, और जैसे ही आप वेलोसिटी चेंज करोगे तो बॉडी का जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस बिकम्स दी हाउ वी कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। बट आवर कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। अगर हम इसी को उल्टा बात करें कि अगर फोर्स ना लगे बॉडी के ऊपर, तो फोर्स मतलब यहाँ पे फोर्स दो तरह की होती है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम को चेंज करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इंटरनल फोर्स कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए भी एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया, कि आप एक बस में बैठे हो, कई सारे पैसेंजर्स हैं, बस रुकी हुई है, और जब आप उसको पुश करोगे, धक्का लगाओगे तभी वो स्टार्ट होगी, अदरवाइज स्टार्ट नहीं हो रही। तो सारे पैसेंजर अंदर बैठे हैं बस के, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, बस की मास कुछ होगा, मोमेंटम ज़ीरो। अगर वेलोसिटी ज़ीरो या वेलोसिटी वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे, मास इंटू ज़ीरो दैट बिकम ज़ीरो, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अंदर बैठे बैठे सारे पैसेंजर्स बस को धक्का लगाने लग जाएं, अंदर बैठे बैठे अगली सीट को धक्का लगाने लग जाएं, तो क्या बस चल पड़ेगी, नहीं चलेगी, और बस की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज हो रही, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द इंटरनल फोर्स। सिस्टम के अंदर से जो फोर्स लगेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर से जो फोर्स लगेगी दैट इज इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स से वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, अगर वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो मोमेंटम नहीं चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इट मीन्स अगर आप बस से उतर के, कुछ पैसेंजर्स उतर के बाहर आके बस के बैक साइड से उसको फोर्स लगाओ, तो ऑब्वियस सी बात है बस मूव करेगी, वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। इट मीन्स वो फोर्स आपको कौन सा काम में आया, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या रहेगा कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमारा काम में आएगा। यहाँ पे इंटरनल फोर्स काम में नहीं आ रहा। इंटरनल फोर्स जो है वो मोमेंटम को या वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पा रहा, एक्सटर्नल फोर्स ही होता है जो हमेशा वेलोसिटी को चेंज करता है। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। इट मीन्स अगर आप किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई दी एक्सटर्नल फोर्स। इट मीन्स फोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अगर आप इंटरनल फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी की वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। हमने मोमेंटम को कंजर्व रखना है। मोमेंटम कब चेंज होता है वो हमने देख लिया, जब वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो कंजर्व कब रहेगा, मोमेंटम चेंज ना हो, एज इट इज कब रहेगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, और मोमेंटम चेंज नहीं होगा इट मीन्स मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। मोमेंटम चेंज ना होने का क्या मतलब है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम एक जैसा रहेगा। इट मीन्स अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लुक एट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, और सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा इसको करवा देते हैं कि व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट ऑन ईच अदर। अगर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर
एक्ट करते हैं। एक्ट करने का मतलब यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। ओके, जैसे रोड के ऊपर कोई भी दो बॉडीज का एक्सीडेंट हुआ, व्हीकल्स का आपस में एक्सीडेंट हुआ, तो दे आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ईच अदर एंड नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यहाँ एक्सटर्नल का मतलब समझ लो, अगर दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं तो कोई तीसरी बॉडी ना फोर्स लगा रही हो, कहने का मतलब ही है। तो अगर तीसरा कोई व्हीकल या तीसरा कोई पर्सन फोर्स ना लगा रहा, दो बॉडीज आपस में टकरा रही है, वो उनकी इंटरनल फोर्स होगी। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए, मतलब दोनों टकरा रही तो कोई तीसरी चीज उनको ना अगर टकराए, कोई फोर्स ना लगे, व्हेन एंड नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, देन टोटल मोमेंटम of bodies remains conserved। तो जो टोटल मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम का मतलब बिफोर एंड आफ्टर, टकराने से पहले और टकराने के बाद। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए मैं इसको और समझा रहा हूं। देखो एक ट्रक है, ये टी मैं ट्रक के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चल रहा है ये ट्रक, इसका कुछ मास भी होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। अगर मास और वेलोसिटी है तो इसका कुछ मोमेंटम भी होगा। तो कार का जो मोमेंटम है P1 से लेकर, सॉरी ट्रक का जो मोमेंटम है दैट इज 50, ट्रक का जो मोमेंटम है दैट इज 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ द मोमेंटम। नाउ एक कार इससे आगे जा रही है रोड पे, कार का भी कुछ मोमेंटम है, मान लीजिए कार का मोमेंटम हो गया 30 है मोमेंटम। 30 मीन्स कार भी रोड पे चल रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ट्रक भी इधर जा रहा है तो कार भी इधर जा रही है आगे एक सेम रोड पे। अब क्या हुआ कि ट्रक ने कार को, पहले टोटल मोमेंटम कितना दोनों का, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम 80 है, ध्यान रख लेना। टकराने से पहले टोटल मोमेंटम 80 है। अब ट्रक ने कार को पीछे से इसको टक्कर लगाई, तो टक्कर लगाने से क्या होगा, किसकी स्पीड बढ़ेगी। अब आगे कार चल रही है, पीछे ट्रक है, तो ट्रक की स्पीड कम हो जाएगी टकराते एकदम से वेलोसिटी, और कार की स्पीड आगे एकदम से पीछे से टक्कर लगेगी तो वो ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगी। तो किसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कार की। किसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ट्रक की। तो जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसका मोमेंटम इंक्रीज होगा, जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी उसका मोमेंटम डिक्रीज होगा। तो अब ऐसी बात है, ट्रक की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ट्रक का मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, और कार की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उसको टक्कर लगेगी तो ट्रक कार का मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये तो था बिफोर कोलिजन है। अच्छा, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, ये बिफोर कोलिजन। नाउ आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ट्रक की वेलोसिटी कम हुई है, ट्रक की वेलोसिटी अगर कम हुई तो ट्रक का वेलोसिटी कम हुई तो ट्रक का मोमेंटम भी कम होगा। अगर ट्रक रुक गया तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, लेकिन ट्रक की कुछ अगर वेलोसिटी कम हुई है उसका मोमेंटम भी कम हो जाएगा। पहले 50 था, मान लो अब इसका मोमेंटम हो गया 30, ट्रक का मोमेंटम जो हो गया वो 30 हो गया। ओके, ट्रक की वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, वेलोसिटी डिक्रीज तो मोमेंटम भी कम ही होगा। कार को टक्कर लगी थी, कार को अगर टक्कर लगेगी तो कार का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होने से। तो कार की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, कार का मोमेंटम हो गया 50। तो टोटल मोमेंटम अभी भी हम देखेंगे तो टोटल मोमेंटम अभी भी कितना है, टोटल मोमेंटम इज नाउ 80। बिफोर कोलिजन भी टोटल 80 था, आफ्टर कोलिजन भी टोटल 80 है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। अगर दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं तो एक्सटर्नल का मतलब ये दोनों तो आपस में फोर्स लगा सकती हैं दूसरे के ऊपर, कोई तीसरी बॉडी एक्सटर्नली इनके ऊपर फोर्स ना लगाए। तो जो टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का, यहाँ सिस्टम दो बॉडी से मिलकर बने, एक ट्रक और एक कार, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, वो कंजर्व्ड ही रहेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रख लेना। अगर ऐसा हो कि ट्रक को भी कोई पीछे से अगर टक्कर लगा दे तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगी, और एक्सटर्नल फोर्स होगी तो इनका मोमेंटम बिफोर और आफ्टर का 80 नहीं रहेगा, वो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग यही है कि अगर कोई सिस्टम है एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, ए बी के ऊपर लगा रहा है, बी ए के ऊपर, वो उनकी इंटरनल फोर्स होगी आपस में, कोई तीसरी बॉडी उनके ऊपर फोर्स ना लगाए, तो जो टोटल मोमेंटम होता है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सबसे पहले टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, उसके बाद मोमेंटम का फॉर्मूला, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की डेफिनेशन राइट करनी है और ये एग्जाम्पल। इसके बाद हम इसकी डेरिवेशन पे चलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की डेरिवेशन क्या है।
Now we are taking the collision of two bodies. Suppose we have two bodies, okay, and this is the body 1, दिस इज द बॉडी 2. कोई भी व्हीकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो रोड के ऊपर जा रहे हैं. इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2. ये हम बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, मतलब टकराने से पहले जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो लिख रहे हैं. अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रही होंगी. टकराने से पहले की जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और टकराने के बाद की जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है. तो इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u1, सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन दैट इज u2. तो इनिशियली हमें दोनों का मास पता है और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 वेलोसिटी से ये दोनों चल रहे हैं. अब क्या हुआ, इनका कोलिजन हुआ. कोलिजन का मतलब टकराया. तो पहले हम ये लिख लेते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. टोटल, चलो और सिंपल तरीके से थोड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. टोटल मोमेंटम ऐसे अगर हम देखें तो क्या बनेगा, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना है अभी m1 u1, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम कितना है m2 u2. हमने न्यूटन का थर्ड लॉ किया है. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब दो बॉडी दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं तो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, तो सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी. दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट ऑलवेज. हमेशा एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट ही होते हैं. अब क्या है, जो फोर्स लगी है, फर्स्ट ने सेकंड के ऊपर फोर्स लगाई, सेकंड ने फर्स्ट के ऊपर लगाई. तो F1 क्या है, F1 इज फोर्स ऑन 2 बाय 1. 1 ने जो फोर्स लगाई सेकंड बॉडी के ऊपर वो तो F1 है, और जो सेकंड F2 दैट इज फोर्स ऑन 1 बाय 2. फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स जो सेकंड बॉडी ने लगाई है दैट इज F2. तो क्या बना हमारे पास F1 एंड F2, दो फोर्सेस हैं. F1 फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी के ऊपर लगाई, और F2 जो सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है दैट इज F2. और हमें पता है जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. तो आफ्टर कोलिजन की अब बात कर लेते हैं. आफ्टर कोलिजन मास कभी चेंज होता नहीं. मास इसका फर्स्ट बॉडी का m1 ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी अब v1 होगी, फाइनल वेलोसिटी. टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी v1. सेकंड बॉडी जो थी मास उसका एज इट इज रहेगा, मास कभी किसी बॉडी का चेंज नहीं होता. फाइनल वेलोसिटी इज v2 आफ्टर कोलिजन. तो आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन, फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी चेंज हुई है, मास सेम है. ओके, तो फोर्स लगाना आज हमने न्यूटन का सेकंड लॉ भी पढ़ा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. कि कितना मोमेंटम चेंज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. कितना टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होता है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F1 फोर्स किसके ऊपर लगा है, सेकंड बॉडी के ऊपर. ओके, सेकंड बॉडी के फोर्स लगा तो सेकंड बॉडी का कितना मोमेंटम चेंज हुआ. मोमेंटम चेंज क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या बन गया, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो फाइनल मोमेंटम बना m2v2. फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज m2u2. ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी. ओके, नाउ डिवाइड बाय होता है टाइम के, कितना टाइम उसकी वेलोसिटी को चेंज होने में लगा. तो यहाँ से ये बन गया m2 तो आ गया कॉमन, क्या बना v2 माइनस u2. चलो एक बार इसको एज इट इज ही रहने दो. m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाय t. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू फोर्स. जो उसके ऊपर फोर्स लगी है F1 लगी थी. यही हम फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स F2 लगी है. कितना मोमेंटम चेंज हुआ, इसका फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, दैट इज m1v1 माइनस m1u1 बाय में t. जिसको ये ना समझ आ रहा वो पहले जाके न्यूटन सेकंड लॉ वाला जो डेरिवेशन मैंने करवाई है उसकी वीडियो देखो, न्यूटन सेकंड लॉ को समझो, फिर ये समझ में आएगा. न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ही यही थी कि कितना मोमेंटम चेंज होता है कितने टाइम में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स. ये हमने किया है न्यूटन सेकंड लॉ में. जाके पहले उसकी वीडियो देखो और फिर ये समझने की कोशिश करो. F1 ही हो गया, F2 ही हो गया. अब न्यूटन का थर्ड लॉ जो था वो हमें क्या कहता है, दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. मतलब फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया और सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट. दैट इज F1 इज इक्वल टू माइनस F2.
यहाँ -F2 का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल, अगर ए ने फर्स्ट ने सेकंड के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो सेकंड ने भी फर्स्ट के ऊपर 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ए ने फर्स्ट ने आगे लगाया और सेकंड ने बैकवर्ड डायरेक्शन लगाया, न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर यही हम इसमें वैल्यू रख दें, अब F1 की वैल्यू रखो, दैट इज m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2 ये रख देंगे, m1v1 माइनस m1u1 बाय में t। F1 F2 की वैल्यू पुट की, t से t तो हो गया कैंसिल, वो माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पे ये m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m1u1। माइनस बाहर था तो साइन चेंज हो जाएंगे। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 1 वाली टर्म एक तरफ लिख देता हूँ और 2 वाली जो टर्म्स हैं वो एक तरफ लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपके पास बनेगा ये u वाली एक तरफ ले जाओ, v वाली एक तरफ, मैं u वाली इधर इकट्ठी कर रहा हूँ या v वाली इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। m2v2 प्लस m1v1 ये आ जाएगा, ये जो टर्म है नेगेटिव वाली मैं इधर लेके आया पॉजिटिव और नेगेटिव वाली ये उधर चली जाएगी, तो m1u1 प्लस m2u2, ये मैं 1 पहले लिख रहा हूँ इधर और 2 बाद में लिख रहा हूँ। ये जो था दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम ये था, देख लो यहाँ पे m1v1 प्लस m2v2, और टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम ये रहा, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम इक्वल आ गया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, फर्स्ट सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सेकंड फर्स्ट के ऊपर लगा रहा है। तो अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगी तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम सेम रहेगा, जो अभी हमने ट्रक और कार वाला केस किया था जिसमें 80 आ रहा था। तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Okay, I hope you all understood the today's topic. This was all about, and now you have to prepare the notes of the today's topic. This is an important topic. Next lecture will be based on the applications of law of conservation of momentum and some important numerical based on the same topic. So till then, thanks and have a nice day.